नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 मई 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल जो डिस्कस करेंगे वो है डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। यहाँ बात की जा रही है कि भैया ये कोरोना के पैंडेमिक में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड की तरह जा रहे हैं, उसके चलते इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं सोसाइटी में, और एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड जो पैरामीटर्स है वो ख़राब है। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो लोग मिडिल क्लास में है, ठीक ठाक थोड़ा बहुत कमाते हैं, उनकी इनकम पे फ़र्क पड़ा है, बस उतना नहीं पड़ा है। जो गरीब हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। इस रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट दिए गए, इन पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द विक्टर्स। भाई इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है, अलग अलग जगह के इलेक्शंस के बारे में कुछ कुछ अपने व्यू पॉइंट दे रखे हैं। इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं बातचीत करने के लिए। फिर वैक्सीन स्किर्मिशेस, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात चल रही है कि WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट को वेव कर दो कोविड-19 की टेक्नोलॉजीज को लेके, वैक्सीनेशन को लेके, और यूएस कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने आइडिया दिया था साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर 2020 में। इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, पहले बहुत बात हो चुकी है उस पर, और आज और भी चीज़ें डिस्कस करनी है। आज एक नई चीज़ न्यूज़ निकल के आ रही है, जेरूसलम में वायलेंस हुआ है। देखिए, जेरूसलम एज अ सिटी की बात करिए तो होली सिटी है, क्रिश्चियन धर्म के साथ भी जुड़ी हुई है, मुस्लिम धर्म के साथ भी जुड़ी हुई है, ज्यूज के साथ भी जुड़ी हुई है। तो तीन बहुत प्रोमिनेंट रिलीजन दुनिया भर के, और उसके साथ ये जेरूसलम नाम की जगह जुड़ी हुई है। अभी इस जेरूसलम में आप देखोगे कि पहले जो अरब सेटलमेंट्स हुआ करते थे, धीरे धीरे इन अरब सेटलमेंट्स के ऊपर इजराइल ने कब्जा किया। वेस्ट जेरूसलम के ऊपर 1948 में कब्जा किया, ईस्ट जेरूसलम के ऊपर कहीं ना कहीं 1967 में कब्जा किया, और तब से कब्जा किए बैठे। और यहाँ पे जो नेटिव अरब पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है उसको भाई कोई भी राइट्स नहीं मिलते, उनको बाहर निकाल के फेंका जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में जेरूसलम में रिसेंटली कुछ क्लैशेज हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके नक्शे को भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक नया कहूँगा मैं आर्टिकल है जो थोड़ा अलग है। फिर बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। अभी इस प्रकार का आर्टिकल ज़्यादा दिखा नहीं है कि जो वैक्सीन दी जा रही है उसके चलते हेल्थ पैरामीटर्स किस हद तक इम्प्रूव हो रहे हैं लोगों पे, उसके रिस्पेक्ट में कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। तो स्टैटिस्टिक्स से इस वैक्सीनेशन के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ओवरऑल अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव के रिस्पेक्ट में देखो तो बड़ी पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन के पॉजिटिव फायदे ही आ रहे हैं। 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को जिनको वैक्सीन दी गई है उसमें कोरोना के केसेस कम होते नजर आ रहे हैं। और आप वही देखोगे 60 साल से कम के जो लोग हैं, जो यंगर तबका है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली, उसमें कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो कोरोना से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स की यहाँ बात की गई है, इसको देखेंगे। फिर बात करेंगे नेशनल हेल्थ सर्विस फॉर इंडिया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके पॉइंट्स को मैं अलग से कंपाइल करके सेपरेट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और जो फाइनल आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, चौथा आर्टिकल, वो है फिक्सिंग द वैक्सीन क्रंच। 2 वैक्सीन इंडिया में अप्रूव्ड हैं और एडमिनिस्टर की जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। स्पुतनिक 5 को अप्रूवल मिल गया है, और सुनने में आ रहा है कि 3 और वैक्सीन आ रही हैं, जिसमें से एक DNA वैक्सीन है स्पाइक प्रोटीन की, जाइडस कैडिला की, एक रिकॉम्बिटेंट स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन है बायोलॉजिकल ई की, और एक सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर RNA वैक्सीन है SAmRNA। ये जो mRNA वैक्सीन है ना, स्पाइक प्रोटीन पे काम करती हैं। ये जो फाइजर मॉडर्ना जैसी वैक्सीन है जिनके दम पे US का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस चला, ये mRNA वैक्सीन है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसमें चिंपैंजी के वायरस में जो जेनेटिक कोड है कोरोना वायरस का डाल के आपके अंदर डाला गया है। और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड है, जैसे कि पोलियो होती है। इनएक्टिवेटेड मतलब कि पोलियो वायरस को मार के खत्म करके, कोरोना वायरस को मार के खत्म करके आपके खून में डाला गया, एंटीबॉडीज बनाई जो आपके लिए खतरनाक नहीं। तो अलग अलग प्रकार की वैक्सीन। अभी रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो एक्स्ट्रा वैक्सीन आ रही हैं इन 3 एक्स्ट्रा वैक्सीन के साथ इश्यूज क्या है, और आगे आने वाले समय में ये सारी की सारी वैक्सीन कितने समय में टारगेट पॉपुलेशन मतलब अभी के लिए टारगेट पॉपुलेशन है वो लोग जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र पे, तो इस टारगेट पॉपुलेशन को कब तक ये वैक्सीन पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर सकती है, इस रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स बताएगा, उन पॉइंट्स को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस एडिटोरियल को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम और डिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चल रही है, स्पेक्ट्रम की मॉडल वीडियो हिस्ट्री चल रही है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट है, NCERT 6 से 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कुछ पढ़ानी बाकी हैं, धीरे धीरे बन रही हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। अलग से मेंबर ओनली वीडियोस अभी कोई नहीं बन रही है, उसका रीज़न ये है कि मेरे को कोर्स खत्म करना है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले,
तो इस रिस्पेक्ट में सिर्फ मेंबर ओनली वीडियोस नहीं मिल रही, हालांकि जो शॉर्ट्स आते हैं उसमें मैं मेंबर्स के सवालों के पॉजिटिवली जवाब देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं छोटी छोटी वीडियोस अलग से आपके डाउट सॉल्व के रिस्पेक्ट में बनाता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकाश जोड़ने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं अपने डाउट्स के, मैं कोशिश करूँगा कि उनको वीडियोस में टेकअप करूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की PDF और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत कैसे की जा रही है। इन्होंने किताब का वो रेफरेंस दिया है, जिस किताब का नाम है ऑटोमेटिक इनइक्वालिटी। इसको ऑथर बता रखे हैं कि वर्जीनिया यूबैंक्स है। इस किताब में ये बताया गया है कि जो ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, ऑटोमेटेड मतलब कि अपने आप जो डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मशीनों से डिसीजन लिए जाते हैं, अगर ऐसे टूल्स ज़्यादा आते हैं हमारी सोसाइटी में, तो हमारी सोसाइटी में आगे आने वाले समय में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। नोवल कोरोना वायरस ने क्या किया है कि ऑटोमेटेड डिजिटल टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा लेके आया है देश में। अभी उसके चलते हेल्थ में, एजुकेशन के फील्ड में ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज डोमिनेट कर रही हैं। जितनी ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजीज रहेंगी उतना ही ज़्यादा वो पुअर के लिए एडवांटेज पैदा करेंगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी है। जिन लोगों की जॉब्स और सैलरीज प्रोटेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं वो इससे कम अफेक्टेड हैं। जो सुपर रिच है वो और ज़्यादा अमीर हो गए, जैसे कि अदानी की जो नेटवर्थ है वो बढ़ गई है। लेकिन ऐसा बल्क ऑफ द पॉपुलेशन के लिए नहीं हुआ है। ज़्यादातर पॉपुलेशन ने इकोनॉमिक सेटबैक ही झेला है। पिछले 12 महीनों का डाटा अगर निकाल के देखी जाए सर्वे का, तो बहुत जॉब लॉसेज हुई हैं, बहुत इनकम शॉक्स हुए हैं। इनफैक्ट जो छोटी मोटी जॉब्स में है, कहीं ना कहीं उन छोटी मोटी जॉब करने वाले लोगों को भी सेटबैक हुआ है, बस जैसे तैसे उनके घर का खर्चा चल रहा है। जिनकी जॉब चली गई उनको तो चली गई, लेकिन जो अमीर हैं और जो टॉप लॉट में हैं, जिनका जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल में जॉब करते हो, कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में जॉब करते हो, अमेजॉन में जॉब करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब सेफ है। लेकिन आप किसी ऐसी, और वो भी मैनेजरियल लेवल पे हो, ठीक है ना, IIM अहमदाबाद से की और वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन जो छोटे लेवल पे जॉब्स हैं वो थोड़े खतरे में, जो सरकारी जॉब में है वो सेफ हैं। तो जो लोग सेफ हैं वो लोग सेफ है, जिनको इनकम शॉक मिला है बहुत ज़्यादा मिला, और जो ज़्यादा इनकम शॉक मिलने वाले लोग हैं उनका नंबर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज़्यादा है। अब बात की जाए फॉर अ फ्यू, तो कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पे जाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, बहुत आराम से चले गए हैं। और इस रिस्पेक्ट में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोला कि कोरोना के चलते पढ़ाई लिखाई में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऑनलाइन लर्निंग है तो। लेकिन शायद उस समय पे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ये भूल गए थे कि देश में 2 लोगों ने तो सीधे सीधे सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस नहीं था। एक कॉलेज स्टूडेंट था जो दिल्ली में पढ़ रहा था, और एक 16 साल का बच्चा था जो कि गोवा में था, और उसकी फैमिली उसका फ़ोन नहीं बनवा पा रही थी और वो एक्चुअली में पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इस रिस्पेक्ट में 2 लोगों ने तो सीधे सीधे सुसाइड किया है। कितने लोग परेशान हैं और एक्चुअल नंबर कितने होंगे इसके बारे में अभी भी जानकारी पूरी तरीके से है नहीं। अगर आप सैंपल सर्वे का डाटा उठा के देखो 2017 का, तो हमारे देश में रूरल हाउस जितने भी हैं उसमें से केवल 6% के पास कंप्यूटर है, और अर्बन हाउस होल्ड जितने भी उसमें से केवल 25% के पास कंप्यूटर है। अब ये अलग बात है कि 2017 से लेकर हम लोग 2021 में आ गए हैं, तो थोड़े बहुत पैरामीटर्स इंप्रूव हो गए होंगे, बट बहुत ज़्यादा हुए होंगे इस बात की उम्मीद नहीं। इंटरनेट फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो किसके पास कितनी है? रूरल इलाके में जितने भी लोग हैं 17% के पास इंटरनेट का एक्सेस है। अर्बन इलाके में जितने भी लोग हैं उनके पास 42% के पास इंटरनेट का एक्सेस है। अब इस रिस्पेक्ट में एक बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में इंटरनेट डाटा है, तो कहीं ना कहीं यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। आज की डेट में जो सबसे पोटेंट तरीका है इंटरनेट से कनेक्ट होने का वो स्मार्टफोन एक्सेस ही है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है उसमें इंटरनेट चलाओ, आराम से इस्तेमाल करो। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल लोग हैं विच आर वेरी मच जो कटे हुए हैं, सेग्रीगेटेड हैं आपके इंटरनेट एक्सेस से। इस रिस्पेक्ट में बहुत सारी सर्वेज कराई गई हैं, जैसे कि NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर इकोनॉमिक एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, एसर, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन, फिर आप बात करो ऑक्सफैम। इन सब की सर्वे ने क्या बोला है कि बिटवीन 27 एंड 60% कुड नॉट एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस फॉर आर रेंज ऑफ रीजन। 27 से 60% तक लोग ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बहुत से रीजन है उनके पास डिवाइसेस नहीं है जिसपे वो ऑनलाइन क्लासेस देख सके। शेयर्ड डिवाइसेस है, भाई घर में एक ही फ़ोन है, अब वही फ़ोन पापा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मम्मी भी इस्तेमाल कर रही है, बेटा भी इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या ही पढ़ाई करेगा। फिर इनएबिलिटी टू बाई डाटा पैक्स, अभी फ़ोन में भी रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा भाई, 3G का, 4G का, 2G पे तो वीडियो चलती नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट में भाई रिचार्ज नहीं कराया तो नेट चलना बंद हो गया। महीने भर का रिचार्ज कराया उसने, 4GB है, 4GB ख़त्म हो गया, इंटरनेट चलना बंद हो गया। फिर कभी कभी स्टेबल कनेक्टिविटी भी नहीं है। हमारे यहाँ पे जो इंटरनेट नेटवर्क है वो इतने स्ट्रांग नहीं है। एयरटेल जैसे इंटरनेट नेटवर्क
और जो बड़े बड़े इंटरनेट नेटवर्क है बहुत जगहों पे उनके जो सिग्नल हैं जैम हो जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। और शहरों में तो फिर भी ये ठीक चलते हैं, अगर आप जितना आउटस्कर्ट्स के इलाकों में गाँव में चलते चले जाओगे वहाँ पर और नेटवर्क डिसरप्शंस होंगे। उस रिस्पेक्ट में ऑनलाइन अगर आपको एग्जाम दे रहे हो और बीच में नेटवर्क डिसरप्शन हो गया तो आप समझ ही सकते हो कि मूड से ही ख़राब हो जाएगा कि यार बीच में पढ़ाई करते वक्त ही चीज़ कट गई। तो इस रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम अभी भी है। फिर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर एक बच्चे को पढ़ना है तो पढ़ाई तो थोड़ा शांत माहौल में होती है। अभी घर में चींची चाचा हो रही है, ओके, लर्निंग एनवायरनमेंट है नहीं, घर में कियोस मचा हुआ है। 2017-19 का डाटा ये बोलता है कि 25% इंडियंस सिंगल रूम ड्वेलिंग्स में रहते हैं। मुंबई जैसे शहरों में चले जाइए 1 RK कॉमन है, 1 रूम किचन या 1 BHK। अभी उसी में पूरी फैमिली रह रही है, माँ बाप 2 बच्चे मिनिमम, पता चला माँ बाप के भी माँ बाप वहाँ पे रह रहे हैं। तो इतनी भीड़ है और इतनी आवाज़ हो रही है, जगह कम है, तो बच्चे क्या ही पढ़ेंगे। तो अगर एक ही रूम में 2 से 4 लोग रहते हैं तो एक बच्चा पढ़ ही कैसे सकता है। उसमें भी गर्ल चाइल्ड से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के काम करे, तो पढ़ाई का समय वैसे ही नहीं मिलेगा। पीयर लर्निंग भी यहाँ पे सफ़र हो रही है। पीयर लर्निंग मतलब जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपके साथ के बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, आप उनसे कॉम्पीट करते हो, उनसे बात करते हो, डॉट्स क्वालिफाई करते हो। अब ऑब्वियस सी बात, आप घर में बंद हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो पीयर लर्निंग भी इफेक्ट हो गई है। पहले होता ये था कि जो लोग हिंदी बोलते हैं या कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती। तो पहले क्या होता था, जब वो इंग्लिश के स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो उनको वहाँ स्ट्रगल होता था। बट जैसे तैसे करके टूटी फूटी इंग्लिश सीख के वो कैसे ना कैसे करके हिसाब चला लेते थे। अब क्या हो रहा है कि वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ने के चलते सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है घर में बैठे बैठे। तो इस रिस्पेक्ट में जो उनका एक्सपोजर है वो बहुत लिमिटेड हो गया। और इस लिमिटेड एक्सपोजर के चलते वो इस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई उनको इंग्लिश आती नहीं, और आजकल जो भी डिजिटल एजुकेशन चल रही है वो इंग्लिश में भी चल रही है। तो जब आप कॉलेज जाते थे, चारों तरफ इंग्लिश स्पीकर से सराउंडेड होते थे, तो थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश धीरे धीरे आप सीख ही जाते थे। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ये अपॉर्चुनिटी भी चली गई है क्योंकि आसपास के इंग्लिश स्पीकर गायब हो गए हैं। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में आप ये कह सकते हो कि अनइंटरप्टेड एजुकेशन है ऑनलाइन फील्ड में, लेकिन ये अनइंटरप्टेड एजुकेशन केवल प्रिविलेज लॉट के लिए है, जिसके पास सारे के सारे आप कह सकते हो पर्क्स, प्रिविलेजेस, आराम अवेलेबल है। जो लोग गांव में हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास डिवाइसेस नहीं है पढ़ने के लिए, उनके हालात अभी भी खराब हैं। ये बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे। अभी इनइक्वालिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई लिखाई के रिस्पेक्ट में बात नहीं हुई, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली, अब हम हेल्थ के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। हेल्थ की हालत भी काफ़ी ख़राब है। अगर आप बात करो तो इंडिया की जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है काफ़ी कम है। ओवरऑल 1% ऑफ GDP ख़त्म किया जाता है हमारे हेल्थ पे, और इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल जितना भी आप कह सकते हो कि एक्सपेंडिचर इंडिया में सरकार करती है ओवरऑल, ठीक है ना। देखिए, हेल्थ एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। जितना भी पैसा हॉस्पिटल्स में आपने ख़त्म किया हॉस्पिटल में जाकर, ओके, इसको आप हेल्थ एक्सपेंडिचर बोलो, चाहे दवाइयों के लिए हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हो, चाहे सर्जरी के लिए हो, इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी कुछ भी चल रही है, उस रिस्पेक्ट में 60% पैसा लोगों की जेब से निकला है। अगर उन्होंने 1,000 रुपये ख़त्म किया तो 600 रुपये उनकी जेब में निकला। ये 2018 का डाटा बोलता है। अभी इंडिया का सिस्टम हैवीली प्राइवेटाइज्ड हो गया है, यूएस का सिस्टम भी हैवीली प्राइवेटाइज्ड है, लेकिन यूएस के सिस्टम में खास बात यह है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 10% है। मतलब कहने मतलब ये है कि यूएस का जो इंश्योरेंस सेक्टर वो काफ़ी डोमिनेंट हो रखा है। लोग बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम खरीदते हैं, बहुत हैवी प्रीमियम्स देते हैं, तो अगर उनको कोई बीमारी होती है तो वो उन इंश्योरेंस स्कीम से क्लेम कर लेते हैं अपना पैसा। तो लोगों की जेब से डायरेक्टली कम पैसा निकलता है, केवल 10% मान लीजिए। लेकिन इंडिया में अगर लोग 1,000 रुपया ख़त्म कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर तो 600 रुपया तो सीधे सीधे उनकी जेब से निकल रहा है। मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट, इंश्योरेंस सेक्टर का सपोर्ट ये काफ़ी कम है। दूसरा, हमारे यहाँ का जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर वो काफ़ी गलत तरीके से रेगुलेटेड है। कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों को लूटते भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इसके चलते जो पुअर है दैट इज़ ऑलवेज एट एन डिसएडवांटेजेस इन गुड हेल्थ केयर। क्योंकि पुअर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर घुसना तो सोच भी नहीं सकता। आप कह सकते हो कि कोई एक पुअर अपोलो या फॉर्चून जैसे हॉस्पिटल में जाके, फॉर्चून नहीं, शायद नाम भूल गया, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में जाके 1,000 रुपये 1,500 रुपये की कंसल्टेशन फीस दे सकता है। ऑब्वियस सी बात है वो नहीं दे सकता। उसके रिस्पेक्ट में बात की जाए, अभी के लिए इंडिया में हेल्थ सेक्टर को सही करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो एसेंशियल चीज़ों की शॉर्टेज को कम किया जा रहा है। तो ड्रग्स अवेलेबल कराओ, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल करवाओ, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाओ, वैक्सीन अवेलेबल करवाओ। किसी भी प्रकार से हमारे हेल्थ सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात नहीं की जा रही है। सबको ये लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी बना हुआ उस प्रकार का ही ठीक है।
बहुत सारे इंस्टेंसेस में एक ऐप को डेवलप करा जा रहा है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये अपने आप में एक मुश्किल काम है। जब हेल्थ सेक्टर में एक ऐप डेवलप की जाती है तो उसको किससे कंपेयर किया जाता है? जोमेटो स्विगी से या ऊबर ओला से। सब बोलते हैं जोमेटो स्विगी कितने एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, ऊबर ओला कितने एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। तो अगर हेल्थ सेक्टर की ऐप कराना चाहते हैं, ये भी एफिशिएंट तरीके से काम करेगी। हम ये भूल जाते हैं कि जोमेटो स्विगी में और ऊबर ओला में हमारे सामने खाना डिलीवर करने वाले और ड्राइवर्स अवेलेबल है जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल की ऐप से आपको हेल्थ सर्विस लेते हो तो आगे बहुत से हॉस्पिटल्स आपको लूटने के लिए बैठे हैं। और ये जो हॉस्पिटल्स हैं ना, बहुत गलत तरीके से काम करते हैं। ये हॉस्पिटल्स जो चाहते हैं उतना चार्ज करते हैं पेशेंट से। एक प्रॉपर ब्लैक मार्केट चल रहा है। अभी देखिए, जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ रही थी, रामदेसिविर की कमी पड़ रही थी, तो ब्लैक मार्केट में चीज़ें इतनी महंगी बिक रही थी। तो अब ये ब्लैक मार्केट वाली प्रैक्टिस, ये जो हॉस्पिटल्स गलत प्रकार से पेशेंट से पैसा चार्ज करते हैं, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए सरकार को। एक प्रॉपर सेंसिबल रिस्पांस होना चाहिए इस चीज़ के लेके। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा रिस्पांस लिया भी है। लेकिन अब आप इन चीज़ों में भी ज़बरदस्ती डिजिटल ऑप्शंस को बीच में घुसेड़ो, आधार को मैंडेटरी बनाओ, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है नहीं। ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी ये ऑथर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ऑथर रितिका खेरा जी हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में। तो ये भी बड़ी पर्सनालिटी, कोई छोटा मोटी पर्सन इस बात को नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार आधार के दम पे हर चीज डिजिटलाइज करके करप्शन कम करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे रितिका जी क्या बोल रही हैं कि ये जो डिजिटल सॉल्यूशंस है ना, ये एक और एडिशनल ब्यूरोक्रेसी बना देते हैं सिक पर्संस के लिए। इस रिस्पेक्ट में क्या देखोगे कि पेपर वर्क तो होता ही पेशेंट्स के पास, फिर पेशेंट्स को डिजी वर्क भी करना है। यानी कि जब कोई एक पर्टिकुलर आदमी परेशान है, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही, वो हॉस्पिटल में गया है, तो कुछ पेपर वर्क तो इन्वॉल्व होता ही है। साथ साथ उसके साथ आपको आधार पे अपना ऑथेंटिकेशन भी करना है वहाँ पे। और ये जो प्लेटफॉर्म या ऐप बेस्ड सॉल्यूशंस है ना, अगर ये एंड टाइम पे सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो वो जो सिक पर्सन है वो कहीं ना कहीं परेशान हो सकता है। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज को जो दूसरे स्पेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, दूसरे स्पेस कहने मतलब यहाँ पे वैक्सीनेशन है। आपको अगर वैक्सीनेशन करवाना है तो आपको कोविन पे स्लॉट बुक करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ जॉब करता हूँ, जॉब के एंड से तो भाई वैक्सीन मिलने से रही। मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो यार कोविशील्ड वैक्सीन लगवाते हैं। मैं बड़े दिन से इंतजार कर रहा था कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी तो वैक्सीन लगवा लूंगा। तो इस रिस्पेक्ट में मैंने वैक्सीनेशन के बारे में पता करने के लिए अपोलो फोन किया। तो अपोलो वाले ने बोला कि 850 रुपये आपके लगेंगे वैक्सीन के। ठीक है ना, चलो 850 रुपये तो कम ही है, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उसने बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पे करना पड़ेगा। कोविन ऐप पे एक टाइम पे रजिस्ट्रेशन शुरू होता है और मिनटों में स्लॉट बुक हो जाते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में जिनके पास फ़ोन है, कंप्यूटर से इंटरनेट है, जो टेक सेवी हैं, वो तो अपना स्लॉट बुक कर ले जाएंगे। जो नहीं है टेक सेवी, वो कभी स्लॉट नहीं बुक कर पाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि जो पूरा का पूरा कोविन प्लेटफॉर्म है, ये केवल इंग्लिश में काम करता है। तो इस रिस्पेक्ट में ऑब्वियस ही बात है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, डिसएडवांटेज है, रूरल इलाके में है, जिनके पास इंटरनेट धीमा है, वो इसका फ़ायदा बड़ी मुश्किल से उठा पाएंगे। फिर यहाँ पे सरकार के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सरकार इस पैंडमिक का गलत प्रकार से प्रयोग करके लोगों के डाटा को इलीगली इकट्ठा कर रही है। ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोडक्ट है, ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोजेक्ट है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन रखना। तो अगर आपका कोई एक्सरे है, पुराने ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, वो सब एक सेंट्रलाइज सर्वर में सेव हो जाएंगे। बाद में कोई भी डॉक्टर उस सर्वर में घुस के आपके रिजल्ट्स को देख सकता है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज डाटाबेस ना होके डिसेंट्रलाइज डाटाबेस होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज डिजिटल स्टोरेज होना चाहिए, जो कि फ्रांस और ताइवान में हो रहा है। कभी डिसेंट्रलाइज डिजिटल स्टोरेज क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा डिजिटल स्टोरेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, कुछ स्टेट लेवल पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। अभी भारत सरकार क्या कर रही है कि एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनवा रही है, जिसके चलते हर इंसान की हेल्थ पैरामीटर्स किसी एक सेंट्रलाइज जगह पे लोकेटेड होंगे। अब इन चीज़ों के कुछ नुकसान है। नुकसान ये है कि इंडिया में कोई डाटा प्राइवेसी लॉ नहीं है। अगर हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स किसी एक जगह पे सेव हैं और वो किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में पड़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में पड़ जाते हैं, तो उस केस में वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी गलत प्रकार से उन रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी कि इसको ये हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उस हेल्थ प्रॉब्लम के इंश्योरेंस वाले पैसे वो प्राइवेट कंपनी बढ़ा देगी, या फिर उसको क्लेम नहीं देगी, पहले से ही जान के कि भाई तुमको तो पहले से बीमारी थी तो इस बीमारी का तुमको क्लेम नहीं मिलेगा। तो
हेल्थ रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं पर्सनल के एक पर्सनल चीज होती है, और वो जो पर्सनल चीज होती है, अभी देखिए पैंडेमिक के केस में एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे को बीमारी फैला सकता है, तो ये जानना जरूरी है कि उसको कोरोना है कि नहीं है। बट उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है जो दूसरों में फैल नहीं रही है, उसको भी अगर आप जान के किसी प्राइवेट सर्वर में सेव करके प्राइवेट कंपनी को प्रोवाइड करोगे, तो इस रिस्पेक्ट में ये उसके कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि कोविन ऐप पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर रहे हैं। अभी क्या है, होड़ लगी हुई है, लोगों को वैक्सीनेशन कराना है, लोग डरे हुए हैं। पहले वैक्सीनेशन करा नहीं रहे थे, वैक्सीन से डर रहे थे, अब इतना डर रहे हैं बीमारी से कि कुछ भी हो जाए वैक्सीनेशन कराने में दौड़ रहे हैं। अब इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस में सरकार आधार का इस्तेमाल करके और कोविन ऐप का इस्तेमाल करके लोगों के हेल्थ डाटा को अपने पास स्टोर कर रही है। अब यहाँ पे लोग बिना सोचे समझे अपना डाटा डाल भी रहे हैं, लेकिन इसका गलत प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे रितिका खेरा जी कह रही है। तो इस रिस्पेक्ट में आधार के अगेंस्ट भी वो बात कर रही है कि आधार को हर चीज के साथ जोड़ देना सही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल पॉइंट दिया रितिका जी ने एंड में कि भैया हेल्थ एक्सपेंडिचर और बेसिक हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने की जरूरत है। ज्यादा वार्ड स्टाफ, ज्यादा नर्सेज, ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ज्यादा दवाइयाँ, ज्यादा बेड्स, ज्यादा ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स चाहिए। केवल आरोग्य सेतु, आधार, डिजिटल हेल्थ आईडी को इस्तेमाल करके कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस को नहीं बढ़ाएंगे। तो हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशंस चाहिए, टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस की जो यूजेज है, जो फीजिबिलिटी है, जो इफेक्टिविटी है, वो लिमिटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ऑन द एज, ऑन इकोनॉमिक स्लोडाउन, फार देयर मस्ट बी इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इजराइल टू ट्रीट पैलेस्टीनियंस विद डिग्निटी। यहाँ पे इजराइल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो भाई क्या इंटरनेशनल प्रेशर होना चाहिए इजराइल में? सबसे पहले आप नक्शा देख लो। नक्शा जरूरी होता है जब भी इस प्रकार के आप कह सकते हो जगहें न्यूज में हो। आप जैसे ये इजराइल दिख रहा है आपको, नॉर्थ में आपको लेबनान दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है इजराइल का, यहाँ पे गोलन हाइट्स ने कब्जा कर रखा है इजराइल ने, सीरिया के साथ बाउंड्री लगती है। ये पूरा का पूरा आपका वेस्ट बैंक, और ये जहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है ना, यहाँ पे है जेरूसलम सिटी, द होली सिटी ऑफ जेरूसलम। इजराइल के साउथ में चले जाइए तो आपको इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला नजर आ जाएगा, और ईस्ट में तो एक बड़ी बॉर्डर जॉर्डन के साथ है ही। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी वेस्ट में आता है आपका इजराइल के, साउथ में आता है रेड सी। अभी रेड सी को इजराइल से कलेक्ट करने वाली ये जो स्ट्रेट बॉडी है, ये कह सकते हो जो नैरो वाटर बॉडी है, इस नैरो वाटर बॉडी का नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आगे चलते हैं। जेरूसलम में रिसेंटली कुछ वायलेंस हुआ है, इसके न्यूज़ रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। ये वायलेंस होना ही था भाई, रमज़ान का महीना चल रहा है। अभी रमज़ान के महीना आप कह सकते हो मुस्लिम्स का होली फेस्टिवल है ये, और कहीं ना कहीं ज्यूज और पैलेस्टीनियंस की बनती नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में मिड अप्रैल में जब ये रमज़ान का मंथ शुरू हुआ था, तभी से ये जो पैलेस्टीन वाला जो इलाका है आपका वेस्ट बैंक का, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी, खासकर जेरूसलम में। अभी हुआ ये कि जो ओल्ड सिटी है जेरूसलम की, इसका मेन एंट्रेंस को कहा जाता है डमास्कस गेट। इस डमास्कस गेट पे इजरायली पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और पैलेस्टीनियंस से बोला तुम अंदर नहीं घुस सकते। पैलेस्टीनियंस ने बोला कि तुम कौन होते हो हमको अंदर घुसने से रोकने वाले? वहां दंगे हो गए, लड़ाई हो गई, ठीक है। फिर आप देखोगे कि पिछले ही हफ्ते एक इजरायली सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होने वाली थी। जेरूसलम के एक अरब नेबरहुड में कई सालों से जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज रह रही थी, उन पैलेस्टीनियन फैमिलीज को उखाड़ फेंका और बोला कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये ज्यूइश फैमिलीज की जगह है। और उसका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अभी इजराइल में मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच भी गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इजरायलियंस ने सोच लिया कि वो पैलेस्टीनियंस को हटा देंगे तो वो हटा देंगे। इजराइल ने जो किया है आप कह सकते हो वेस्ट बैंक में या जेरूसलम में, उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो गलत किया है। लेकिन इन इजरायलीज के साथ जो हुआ है वो भी गलत हुआ है। अब इस रिस्पेक्ट में गलत को गलत से प्रमोट करना तो सही नहीं है, बट अभी के लिए पैलेस्टीनियंस के साथ ये जो इजराइल कर रहा है वो सही नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट में आप देखो तो जो अरब नेबरहुड है जेरूसलम का, उससे कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस को जबरदस्ती बाहर निकाल रहा है। और ऊपर से रमजान का महीना, तो ओल्ड सिटी जेरूसलम के अंदर घुसने नहीं दिया, डमास्कस गेट के ऊपर बैरिकेड लगा दिया इजरायली पुलिस ने। तो भाई दंगे भड़क गए वहां पे। ये जो इजरायली पुलिस थी वो नोबल सेंचुरी में घुस गई, जिसका नाम था हरम अल शरीफ कंपाउंड, और इसमें है अल अक्सा मॉस्क। ये जो अल अक्सा मॉस्क है ना, इस्लाम की थर्ड होलिएस्ट साइट है, तीसरे नंबर की सबसे शुद्ध और पवित्र साइट मानी जाती है इस्लाम धर्म में। तो इस रिस्पेक्ट में दंगे से भड़के यहाँ पे अब इजरायली पुलिस तो भाई प्रॉपरली हथियारों से लैश है, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को यहाँ पे चोट लग गई है। तो इस रिस्पेक्ट में एक
जूइश सेटलमेंट एजेंसी ने कुछ दिन पहले इवेक्शन नोटिसेस इशू किए थे पैलेस्टीनियन फैमिलीज को। शेख जरा में जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज रहती हैं जेरूसलम में, वहां पे एक जूइश सेटलमेंट एजेंसी ने बोला कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये जगह ज्यूज की है, क्योंकि ज्यूज ने इन जगहों को 19वीं शताब्दी में इन जगहों की जमीनों को खरीद लिया था। उस समय पे पैलेस्टीन ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया कि जिस जगह पे तुम आज रह रहे हो उस जमीन को उसी समय पे ओटोमन एम्पायर के अंदर ज्यूज ने खरीदा था, तो ये तुम्हारी जगह नहीं, तुम निकलो। अब अरब फैमिलीज इस शेख जर्रा में जनरेशन से रह रही हैं और एकदम से जूइश सेटलमेंट आके क्या बोलते हैं कि यहाँ से निकलो, ये तुम्हारी जमीन नहीं है, तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। केस इजरायली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, लोगों को गुस्सा आ रही है, अभी लोगों को गुस्सा आ रही है तो दंगे तो भड़केंगे। उसमें से इजरायली अथॉरिटीज और दंगे भड़काने वाला काम कर रहे हैं। जो एनुअल जेरूसलम डे फ्लैग मार्च होती है उसमें जो जियोनिस्ट यूथ है, जो जीव यूथ हैं, वो मुस्लिम क्वार्टर ऑफ ईस्ट जेरूसलम के अंदर से पूरी मार्च प्रोसेशन लेके आते हैं। अब इस प्रोसेशन के दौरान वायलेंस भड़क गया, यहाँ पे वायलेंस भड़केगा ही, क्योंकि लोग ऑलरेडी भड़के हुए हैं, वो वैसे ही परेशान है, ऊपर से तुम उनको उनकी जमीन से उखाड़ के बाहर फेंक रहे हो। और जेरूसलम की बात करिए तो जेरूसलम जैसा कि मैंने बताया 3 धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में जेरूसलम बिल्कुल हर्ट पे आता है। जेरूसलम की बात करिए तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलम को 1948 में अरब इजराइल वॉर के दौरान ही इजराइल ने कब्जा कर लिया, और जो ईस्टर्न पार्ट था जेरूसलम का उसको 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब पैलेस्टीनियंस ये बोलते हैं कि भैया हमारी जो कैपिटल है उसको ईस्ट जेरूसलम बनाओ, ईस्ट जेरूसलम हमारा है, लेकिन ये इजरायली ईस्ट जेरूसलम के ऊपर भी कब्जा करके बैठे हैं, और धीरे धीरे करके जो जू सेटलमेंट्स हैं, जो अरब सेटलमेंट्स है ईस्ट जेरूसलम में, उसको हटा रहे हैं। और इजराइल बहुत लंबे समय से इस स्टेटस को फोर्स के थ्रू एनफोर्स कर रहा है। यानी 1967 में इजराइल ने ये जो ईस्ट जेरूसलम के इलाके पे कंट्रोल किया था, तब से कंट्रोल इजराइल का यहाँ पे स्थापित है, और इजराइल धीरे धीरे करके जो वहाँ की अरब पॉपुलेशन है उसको बाहर निकाल रहा है। ओके, और पैलेस्टीनियंस यहाँ पे डिवाइडेड हैं और वीक हैं। इस रिस्पेक्ट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इजराइल को मदद भी मिल गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेस्ट बैंक के ऑक्यूपेशन को रिकॉग्निशन दे दी, मतलब यूएस ने रिकॉग्निशन दे दी कि हाँ भाई इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वेस्ट बैंक में सही कर रहा है। उसके चलते इजरायली अथॉरिटीज को और ताकत मिल गई, दुनिया उनको ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है। और ये जो जूइश सेटलमेंट्स है ये धीरे धीरे ये जो ओल्ड सिटी है जेरूसलम की, उसके अरब नेबरहुड्स को हटा के उस पर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके चलते दुनिया भर से इजराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये जो वायलेंट रिप्रेशन है ना पैलेस्टीनियंस का, उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कर नहीं रही और ना ही आगे ज्यादा कुछ करने वाली है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन साहब का ये बोलना है कि भाई ह्यूमन राइट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी फॉरेन पॉलिसी में वो कभी भी ह्यूमन राइट्स को इग्नोर नहीं करेंगे। तो वेस्ट एशिया जो बाइडेन के लिए एक रियलिटी चेक होने वाला है। वेस्ट एशिया में इजराइल जो कर रहा है वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, तो किस हद तक जो बाइडेन इसको रोकने की कोशिश करेंगे ये देखना बाकी। किस हद तक ट्रंप ने पहले जो किया है उसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे जो बाइडेन, ये देखना बाकी। फिर बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। डाटा इंडिकेट दैट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज बीन इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शंस अमंग दोज एजेस 60 एंड अबव। इस रिस्पेक्ट में पैंडेमिक्स के बारे में बात हो रही है, मैं आपको बेसिक बता देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही पैराग्राफ इंक्लूड किया है, एक ही पैराग्राफ यहाँ पे इनफ है। हो ये रहा है कि पैंडेमिक वेव में आ रहा है, पूरी दुनिया में अलग अलग वेव्स आ रही हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इंडिया में चल रही है सेकेंड वेव, और ये बड़ी डेंजरस है। स्पेनिश फ्लू भी कुछ इस प्रकार से आया था। पहली वेव को तो जैसे तैसे करके हमने लॉकडाउन के थ्रू मैनेज कर लिया, अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी बदली। लेकिन बाद में जब लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गए और नए म्यूटेंट फैलने लगे, ऊपर से सरकार इलेक्शन की रैलियां करवा रही थी, उसके रिस्पेक्ट में और यहाँ पे जो कोरोना वायरस सेकेंड वेव है वो फैल गई। अब इन कोरोना वायरस की, इस पैंडेमिक की, किसी भी पैंडेमिक की जो वेव्स होती है ना, उनको फैलने से रोकने का, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को बोलना चाहिए, रोकने का एक ही तरीका होता है कि आप उसकी दवाई बना दो। वैक्सीनेशन इज द ओनली वे टू रिड्यूस इन्फेक्शन एंड कंट्रोल दिस पैंडेमिक। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन 1 साल के अंदर बन गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया में वैक्सीनेशन केवल 2 वैक्सीन से होता है, या तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन 16 जनवरी से शुरू हो गया था। सबसे पहले फ्रंटलाइन स्टाफ यानी कि नर्सेज, डॉक्टर, टेक्नीशियंस, हॉस्पिटल स्टाफ को दिया गया। 1 मार्च से 60 साल से ज़्यादा के जो लोग, उनको दिया जा रहा है, या फिर 45 साल से ज़्यादा के लोग जिनको कोई बीमारी है, उनको वैक्सीन दी जा रही है।
फिर 1 अप्रैल 2021 से 45 साल से ज़्यादा के सारे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और 1 मई से 18 साल से ज़्यादा लोगों को सबको वैक्सीन दी जा रही है। तो इस रिस्पेक्ट में वैक्सीन के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो पॉलिसीज़ तो कहीं ना कहीं ठीक लग रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन वैक्सीन्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के दौरान प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब ओवरऑल वैक्सीनेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, बट अगर आप एक पॉलिटिशियंस की या फिर एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की, साइंटिस्ट की, डॉक्टर की नज़र से देखोगे तो भाई आप देखोगे कि जो साइड इफेक्ट्स हैं, लगभग अब तक 10 करोड़ इंडियंस को किसी ना किसी प्रकार से वैक्सीनेशन दी गई है। साइड इफेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो वैक्सीन के बेनिफिट साफ साफ नजर आ रहे हैं। खासकर तमिलनाडु से जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें यह पता चल रहा है कि 60 साल से ज्यादा के लोगों को जिनको वैक्सीन दी गई है, डेफिनेटली उनमें कोरोना वायरस के केसेस कम होते नजर आ रहे हैं। तो भाई तमिलनाडु के अंदर का डाटा बोलता है कि 60 ईयर से ज्यादा वाले लोग जिनको वैक्सीनेशन दी गई है उनके अंदर एक डेफिनेट ट्रेंड देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। ओके, और उसी रिस्पेक्ट में आप ये देखो कि 60 साल से कम के जो लोग हैं उनमें कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। एन एनालिसिस ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर्स शोज एन इंक्रीज इन केसेस अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। हर एज ग्रुप में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन द परसेंटेज ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 60 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं तमिलनाडु में, उसमें से जितने परसेंट लोग इन्फेक्ट हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 60 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनमें 16% को वैक्सीन दी गई है और 60 साल से जो कम के लोग हैं उनमें से 4% को वैक्सीन दी गई है। इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि भाई जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं ना उनमें 7% डिक्रीज इन इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? इसका यही मतलब निकल के आता है कि बूढ़े लोगों में तमिलनाडु में अगर इन्फेक्शन कम हो रहा है और उसके साथ साथ उनको वैक्सीनेशन ज़्यादा दी गई है, तो इस रिस्पेक्ट में ये जो पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आ रहा है वो केवल एक फैक्टर का है और वो है वैक्सीन का। और यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि भाई डेथ के डाटा की एनालिसिस हमने नहीं की है, क्योंकि डेथ की जो रिपोर्टिंग है वो अभी प्रॉपर तरीके की नहीं है। डेथ की रिपोर्टिंग में बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए डेथ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं ड्रॉ की गई है। तो इस आर्टिकल में बस मतलब यही है कि भाई जो वैक्सीनेशन, ये जो तरीका है, दिस इज डेफिनेटली अ वे टू कंट्रोल द पैंडेमिक। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने 18 साल से सब लोगों के अंदर वैक्सीन करने की जो परमिशन है वो दे दी है। पब्लिक को वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स के बारे में बताना, पब्लिक को वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताना, पब्लिक के अंदर दिल से एक्सेप्टेंस लेके आना वैक्सीनेशन की। हालांकि सरकार को कुछ नहीं करना पड़ा है, जब कोरोना वायरस फैला है ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है और वो दौड़ दौड़ के यहाँ पे वैक्सीन ले रहे हैं। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ना, सेकेंड वेव को कंट्रोल करने में और आगे आने वाले समय में थर्ड वेव ना आए, इसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ चलते हैं। फिक्सिंग द वैक्सीन क्रंच, बिसाइड्स द 2 वैक्सीन्स इन यूज इन इंडिया, 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स लुक्स प्रॉमिसिंग। हमारे देश में कोविड-19 के केसेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, हमको पता ही है। जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी वो वैक्सीन एडवोकेसी में बदल चुकी है। जो पहले लोग जनवरी फरवरी के समय पे डर रहे थे जाके वैक्सीन लगवाने में, वही लोग अब दौड़ दौड़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। और अब तो सरकार ने बोल दिया कि 18 साल से ज़्यादा के लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रेन हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही कि हमको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, केसेस डेथ्स दोनों बढ़े हैं, कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगाना है और वैक्सीनेशन को वॉर फिटिंग पे आगे लेके जाना है। उस रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत बायोटेक इस समय पे कोवैक्सीन की 8 से 10 मिलियन डोजेस बना रहा है एक महीने में, यानी 80 लाख से 1 करोड़ डोजेस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लगभग कोविशील्ड की एक महीने में 7 करोड़ डोजेस बना रहा है, 7 मिलियन डोजेस। तो ये जितनी वैक्सीन अभी बन रही हैं इन दोनों की, देखिए कम तो नहीं है। 1 करोड़ डोजेस कोवैक्सीन बना रहा है, 7 करोड़ डोजेस कोविशील्ड बना रहा है। लेकिन उस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो इंडिया में 1500 मिलियन डोजेस की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड बन रही है इसमें एक्सपोर्ट भी बहुत सारी हो रही, सब इंडियन मार्केट में थोड़ी ना बिक रही है। अब बात ये है, तो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है, आप कह सकते हो कि 18 साल से ऊपर वाली, इसके रिस्पेक्ट में 1500 मिलियन डोजेस की जरूरत है। लगभग लमसम आइडिया 1500 मिलियन डोजेस मतलब 150 करोड़। 150 करोड़ क्यों? क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन को 2 डोजेस देनी है, ठीक है? कोई भी हो, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, 2 डोजेस लगती हैं।
यहाँ पे एक और फैक्टर को लिया जा रहा है कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन को अभी के लिए कहीं ना कहीं इंडिया ने कवर किया है, एक डोज तो दी है। 3 से 4%, 3 से 5% पॉपुलेशन को दोनों डोजेज मिल चुकी हैं, और 10% पॉपुलेशन को कह सकते हो कि एक डोज तो यहाँ पे मिल ही चुकी है। तो इस रिस्पेक्ट में ये जो टारगेट है हमारा 150 करोड़ डोजेस को पैदा करने का, अगर इसको पाना है तो भारत बायोटेक को अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो 50 से 60 मिलियन डोजेस अ मंथ बनानी पड़ेंगी भारत बायोटेक को अगले 4 महीने में। उस रिस्पेक्ट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रिसेंटली तो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा भी मिला है अपनी कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1 महीने में 100 मिलियन डोजेस बनानी पड़ेंगी, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगले 4 महीने में हो सकता है ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसकी 50 मिलियन डोजेस भी 1 महीने में इंडिया में अवेलेबल हो जाए। उसके बाद बात की जाए तो इंडिया में 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। एक है डीएनए वैक्सीन फॉर स्पाइक प्रोटीन जिसको बनाया जाइडस कैडिला ने, एक है रिकॉम्बिटेंट स्पाइक प्रोटीन बायोलॉजिकल ई ने बनाया, एक है सेल्फ एम्प्लीफाइंग मैसेंजर आरएनए SAMRNA स्पाइक प्रोटीन जिसको जेनोवा ने बनाया। ओके, और कहीं ना कहीं ये जो 3 वैक्सीन हैं ये फील्ड एप्लीकेशन के लिए पहुंच सकती है 4 महीने में, मतलब हो सकता है कि 4 महीने बाद तक ये लोगों को दी जाने लगी तीनों वैक्सीन को, या 3 में से 2 को या 1 को इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाए। अभी इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, अगर इन 3 की 3 वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है, स्पुतनिक 5 भी आ जाती है और ये 2 तो चल ही रही है कोवैक्सीन कोविशील्ड, तो हो सकता है कि हम अपनी टारगेट पॉपुलेशन को इन 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ वैक्सीनेट कर पाए। टारगेट पॉपुलेशन मतलब 18 साल से जो ज्यादा के लोग हैं उनको हम लोग 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ वैक्सीनेट कर पाए। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखिए, इस प्रकार की चीजों में आप जो टारगेट्स बनाते हो उन टारगेट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहली डीएनए वैक्सीन बनाई जा रही है, अगर ये कौन सी वाली डीएनए वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, जो जाइडस कैडिला बना रहा है, यहाँ पे बताया स्पाइक प्रोटीन वाली, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ डीएनए वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू इंडियन पॉपुलेशन। वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इंडिया में अब तक कोई भी एक ऐसी वैक्सीन नहीं बनाई गई है जो कि डीएनए वैक्सीन हो, जो सीधे सीधे डीएनए के साथ प्रॉब्लम करे, जैसे स्पाइक प्रोटीन। अभी फाइजर मॉडर्ना क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन निकाल के डीएनए में चेंजेस करती हैं और आपको इम्यून कर देती हैं कोरोना वायरस से। तो कुछ इस प्रकार की वैक्सीन इंडिया में इंप्लीमेंट की जाएंगी। भारत बायोटेक का ये 10,000 L बायो रिएक्टर फॉर मेमेरियल सेल एक्सपेंशन, इसको अपने आप में बनाना एक बहुत बड़ी चीज है। फिर ये जो SAMRNA की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही जेनोवा के द्वारा, बोला जा रहा है कि इससे जो दवाइयां बनेंगी वो स्टेबल रहेंगी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में। एक mRNA वैक्सीन है, अभी के लिए दुनिया भर में जो mRNA वैक्सीन चल रही हैं, जैसे कि मॉडर्ना हो गया, जैसे कि फाइजर हो गया, इनको -20 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए। और ये इंडिया वाली जेनोवा वाली mRNA वैक्सीन ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए 2 से 8 डिग्री मांग रही है। ये अपने आप को एम्पलीफाई कर सकती है, छोटे डोजेज में भी काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन वैक्सीन्स का बनना, इनको अप्रूवल मिलना और उसके बाद एक बड़े स्केल पे इनका मैन्युफैक्चर करना, ये अपने आप में मुश्किल काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वैक्सीन पे रिसर्च चल रही होती है तो जब तक उस वैक्सीन निर्माता को ये नहीं पता रहता कि उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा यूज के लिए, तब तक वो उसका लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कराते नहीं है। तो जब तक इन 3 वैक्सीन्स के प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ नहीं जाते, इनका अप्रूवल मिल नहीं जाता, तब तक इनकी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है नहीं। अभी लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को भी डेवलप करने में समय लगने वाला है। और प्रॉब्लम ये है कि ये वैक्सीन्स अभी के लिए जो अवेलेबल वेरिएंट्स हैं सब पे एप्लीकेबल होती भी नहीं है। देखिए, शुरुआत में जो कोरोना वायरस का वेरिएंट फैल रहा था उसके लिए आपने वैक्सीन बना दी, लेकिन अब जो नए वेरिएंट्स फैल रहे हैं वो म्यूटेंट्स है, और उन म्यूटेंट्स के लिए वैक्सीन्स को ट्वीक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ एक और प्रॉब्लम बताई जा रही है कि भाई एक प्रकार की वैक्सीन को एक ही कंपनी बना रही है। अगर इक्विटेबिलिटी लेके आनी है और एफिशिएंसी लेके आनी है वैक्सीन प्रोडक्शन में, तो एक पर्टिकुलर वैक्सीन को अगर एक से ज्यादा कंपनी बनाती है तो अच्छा है। अभी 5 डिफरेंट वैक्सीन बन रही हैं और 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म से बन रही हैं। तो भाई कोविशील्ड बनानी है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा, कोवैक्सीन बनानी है तो भारत बायोटेक ही बनाएगा, डीएनए वैक्सीन बनानी है तो जाइडस कैडिला ही बनाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं प्रोसेस यहाँ पे मोनोपोलाइज हो रहा है। ये मोनोपोलाइजेशन नहीं होना चाहिए। एक ही वैक्सीन अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं तो उस रिस्पेक्ट में ये जो वैक्सीनेशन का टारगेट है और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट है ये काफी एफिशिएंट हो सकता है। फिर ये बोला गया कि जो टारगेट पॉपुलेशन है 18 साल से ज्यादा की,
जब 60% ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी आएगी और उसके बाद देश में कोरोना के केसेस नीचे जाएंगे। बट उसके बाद भी कोरोना कम नहीं होगा, उसके बाद भी तीसरी वेव आने की चांसेस हमेशा ही रहेंगे। और एक और बड़ी बात है, एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रोटेक्शन कितने समय तक चलती है, इसके बारे में भी अभी प्रॉपर शोध रिजल्ट्स हमारे पास नहीं है। टी सेल मेमोरी कितनी है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ये वैक्सीन किस हद तक दे सकती हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, अलग अलग कोरोना के म्यूटेंट्स किस प्रकार से इंपैक्ट करेंगे, इसके ऊपर अभी भी शोध चल रही है। प्रॉपर जानकारी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। एक और फैक्टर हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो है इश्यू ऑफ वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को वैक्सीनेट करना एक प्रायोरिटी है। चिल्ड्रंस काफ़ी एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप में आते हैं, लार्जेस्ट कैरियर्स कह सकते हो आप इस डिजीज़ के लिए, क्योंकि इनको अभी वैक्सीनेट नहीं किया गया। ये घर में जाएंगे तो माँ बाप और बड़े बूढ़ों को भी कर सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में इन चिल्ड्रंस को भी वैक्सीनेट करने के लिए इनके ऊपर भी इंडिपेंडेंट ट्रायल्स चलाए जाने चाहिए और इनके लिए भी वैक्सीन बनाई जानी चाहिए। साथ साथ जो नए म्यूटेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं उनके लिए वैक्सीन को भी रेगुलरली ट्वीक करना ज़रूरी है। हमें एक इमरजेंसी फुटिंग पे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट के प्रोसेस को लेके चलना है। ओके, तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल छूट गया है, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को लेके, उसके रिस्पेक्ट में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि शाम तक अवेलेबल करा दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट